जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक। कुछ मॉडल पेपर हैं आप लोगों के साथ में कंप्लीट करना है। देखिएगा, आज 3 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आज जो थे घर पे थोड़ी पूजा वूजा थी, तो इस वजह से उस क्लास को हम नहीं बना पाए हैं। कोशिश करेंगे कि कल इसको हम टाइम से अपलोड कर दें, ठीक है। बाकी देखिएगा, आज जो है हम लोग मॉडल पेपर शुरू करेंगे और रात में जो है हम लोग मैथ्स की क्लास करेंगे। अब संभवतः देखो, अगर बन गई तब तो मैं रात में मैथ्स की क्लास करूंगा, अगर नहीं बन पाई तो फिर मैं मैसेज डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश यही करेंगे कि मैथ्स की क्लास मैं आप लोगों की कंप्लीट करके बना दूं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग तैयार हैं, एक बार वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा, तो फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज के प्रश्न बहुत अच्छे हैं, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, मज़ा आएगा आज के प्रश्न बिल्कुल देखने में। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न अपना। कि पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में शामिल नहीं है। बताइएगा, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या दुख समाधि। तो बताइएगा कि कौन शामिल नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दुख समाधि शामिल नहीं है, ठीक है। 4 आर्य सत्य हैं, दुख समुदाय है, दुख है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, और क्या है, एक खाली दुख निरोध है, ठीक है। एक क्या है, दुख निरोध खाली है, एक दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, दुख है और दुख समुदाय है। डी ऑप्शन नहीं है, दुख समाधि जो है वो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में शामिल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। बताइएगा, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। देखिएगा, इसका आंसर तो सबको पता होगा, यह भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक है। और यह किस शैली से निर्मित है? तो यह कलिंग शैली में निर्मित है। किसमें? कलिंग शैली में निर्मित है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यह मंदिर जो है कलिंग शैली में निर्मित है। अच्छा बताइएगा, जो लिंगराज मंदिर है किस भगवान को समर्पित है। बताइएगा, किस भगवान को लिंगराज मंदिर जो है वो समर्पित है। तो किसको है? भगवान त्रिभुवनेश्वर। किसको? भगवान त्रिभुवनेश्वर, ठीक है, इनको यह समर्पित है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। इस टाइप के भी प्रश्न आएंगे, तो आज मैंने 1-2 प्रश्न इस टाइप के भी रखने की कोशिश पूरी की है। कि खानवा का युद्ध वर्ष 1527 में हुआ था, कन्नौज का युद्ध 1545 में हुआ था, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, या हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तो बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है, मतलब कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो बताइएगा, कौन सुमेलित नहीं है। चलिए, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कन्नौज का युद्ध 1545 में नहीं हुआ था। बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। कब हुआ था? 1540 में। कन्नौज का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो यह हुमायूं और शेर खान, मतलब शेरशाह के मध्य, ठीक है। हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं को इसने पराजित किया था, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 1545 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। फिर प्रश्न है सुमेलित वाला कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। तो बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि निम्न में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? जहांगीर का मकबरा जो है वो काबुल में नहीं है। कहाँ पर है? जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? लाहौर के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है?
लाहौर में स्थित है। और जहांगीर के मकबरे को किसने बनवाया था? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि आपका जहांगीर का मकबरा काबुल में ना होकर कहाँ पर है? लाहौर के अंदर स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि 1857 के विद्रोह में कौन सा विद्रोही एकमात्र नेता जिस पर अंग्रेजी सरकार ने 50,000 का इनाम घोषित किया था? बताइएगा। ये कुंवर नारायण नहीं है, कुंवर सिंह है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा, खान बहादुर खान ने कहाँ से नेतृत्व किया था? बरेली से। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से। लियाकत अली ने कहाँ से किया था? तो इलाहाबाद से। ठीक है, और कुंवर सिंह ने तो बिहार के जगदीशपुर से। ठीक है, बिहार के जगदीशपुर से। अब किस नेता के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित था? तो मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैजाबाद वाले, इनके ऊपर जो था 50,000 का इनाम रख दिया गया था। ठीक है, इतना इनसे अंग्रेज जो थे डरते थे, तो इसलिए इनके ऊपर क्या था? 50,000 रुपये का इनाम रख दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के विरोध में निम्नलिखित में किसके द्वारा लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल या मदन मोहन मालवीय? तो बताइएगा सही आंसर क्या होगा? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए पहले तो आप लोग बताइएगा कि साइमन कमीशन जो था वो भारत में आया कब था? देखिएगा, साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1928 में जब आया तो क्या हुआ? पूरे भारत में क्या हुआ? विरोध होना शुरू हो गया। इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जी की लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिएगा, पूरे जब भारत में विरोध शुरू हो गया तो लखनऊ के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, किसने नेतृत्व किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत। किसने? गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा लखनऊ में नेतृत्व किया गया। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और साथ में उनके कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है, तो छठे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था? बताइएगा। विंस्टन चर्चिल था, रैमसे मैकडोनाल्ड था, क्लीमेंट एटली था या जॉर्ज पंचम था? तो बताइएगा सातवें प्रश्न का आप लोगों का सही आंसर क्या होना चाहिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय कौन जो था वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था? अच्छा, भारत का वायसराय कौन था? तो इरविन था उस समय। कौन था? इरविन था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? डेट बताइएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की डेट बताइएगा। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का? तो रैमसे मैकडोनाल्ड था। कौन था? रैमसे मैकडोनाल्ड था। और ये कहाँ हुआ था? तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। कहाँ पर? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में जो था वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो आयोजित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? भगत सिंह को फांसी, चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या, गांधी इरविन पैक्ट या पूना पैक्ट? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि सबसे पहली घटना कौन सी हुई थी? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? चंद्रशेखर आज़ाद जो जी थे, इन्होंने अपनी गोली मारकर हत्या जो कर ली थी, मतलब अपनी आत्महत्या की थी। ठीक है, तो ये सबसे पहले घटित हुआ था। ठीक है, बाकी सबकी डेट बताइएगा। आप लोग सब पढ़ाया है, सबकी डेट बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा बिहार और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई? जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी श्रद्धानंद? चलिए बताइएगा। देखिएगा, इसी समय बलिया में किसने स्थापित कर दी थी समानांतर सरकार?
तो बलिया में किसने समानांतरित की थी? चित्तू पांडे ने। किसके द्वारा? चित्तू पांडे के द्वारा। फिर सतारा, तो सतारा में ही सबसे पहले क्या हुआ था? समांतर सरकार का गठन हुआ था, और यहाँ पर किसने किया था? तो बाई पी चौहान, ठीक है, इनके द्वारा सतारा में हुई थी। और बिहार और नेपाल के क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो 9वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया? बताइएगा। बढ़िया प्रश्न है। किस तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। कब? 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और 1943 में ही मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का? जो कराची अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में विभाजन करो का नारा दिया गया था। ठीक है, किसका? विभाजन करो का नारा दिया गया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? कृष्णा नदी है। कौन सी है? कृष्णा नदी है। और कृष्णा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर के निकट। महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से। महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से जो है वो कृष्णा नदी निकलती है और पूर्व की ओर प्रभावित होती है। कहाँ होती है? पूर्व की ओर प्रभावित होती है। और यह अपना मुहाना कहाँ बनाती है? मतलब कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर गिर जाती है? जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा। कौन सी है? तुंगभद्रा है। और कौन सी है बताइएगा? भीमा है। कौन सी है? भीमा है। ठीक है, कोयना है, पंचगंगा है, ये सारी कौन सी हैं? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिएगा, इसमें एक चीज़ और भी है। आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो अलमाटी बांध है। कौन सा बांध है? अलमाटी बांध है। आंध्र प्रदेश में इसके ऊपर नागार्जुन सागर बांध है और कर्नाटक में अलमाटी बांध है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर और कर्नाटक में अलमाटी बांध है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और दक्षिण भारत की मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछ ले तब गोदावरी है। दूसरे नंबर पे कौन सी है? तो आपकी कृष्णा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइएगा। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। 12वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, आपसे क्या पूछा है कि सबसे पहले उत्तर में क्या पड़ता है और उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, सबसे ऊपर पड़ती है लद्दाख। क्या पड़ता है? लद्दाख की पर्वत श्रेणी पड़ती है। लद्दाख के बाद में जास्कर पर्वत श्रेणी पड़ती है। कौन सी? जास्कर। जास्कर के बाद में पीर पंजाल पड़ता है। कौन सा पड़ता है? पीर पंजाल। पीर पंजाल के नीचे कौन सा है? तो धौलाधर है। बताया था नहीं बताया था? धौलाधर के नीचे कौन सा है? तो धौलाधर के नीचे जो है वो शिवालिक है। कौन सा है? शिवालिक है। तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लद्दाख, लद्दाख के बाद में जास्कर, पीर पंजाल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
मानसून की कौन सी शाखा रबी की फसल विशेषकर गेहूं की फसल के लिए अधिक उपयोगी है? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर की शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, या उत्तर पूर्वी मानसून? तो देखिएगा, जब पश्चिमी हवाएं भूमध्य सागर से उठती हैं, किससे? भूमध्य सागर से उठती हैं, तो उत्तर पश्चिम भारत में क्या होता है, एक दाब का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और यह गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इनको यह क्षेत्र प्रभावित करता है। तो भैया ये गेहूं की फसल के लिए कौन उपयोगी है? तो पश्चिमी विक्षोभ उपयोगी है। ठीक है, तो 13वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश जो है वो स्थल रुद्ध है? बताइएगा। पराग्वे, उरुग्वे, गुयाना या सूरीनाम? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा देश जो है वो स्थल रुद्ध देश है? पराग्वे है, उरुग्वे है, गुयाना है या सूरीनाम है? देखिएगा, सबसे पहले तो ये सारे देश कैसे हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं। किस महाद्वीप के हैं? दक्षिण अमेरिका के। अब मेरी बात समझिएगा, दक्षिण अमेरिका के 2 ही देश ऐसे हैं जो कि कैसे हैं? स्थल रुद्ध हैं। कौन से हैं? स्थल रुद्ध हैं। एक देश है बोलीविया, चाहे आप इसको लिख लीजिएगा। दक्षिण अमेरिका के 2 ही मात्र ऐसे देश हैं जो कि स्थल रुद्ध हैं, एक बोलीविया है और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आपका पराग्वे। कौन सा है? पराग्वे है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका कौन सा है? पराग्वे है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? पराग्वे देश जो है वो स्थल रुद्ध देश है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 14वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत निर्माण कार्यक्रम में कौन सा घटक शामिल नहीं है? बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा। देखिएगा, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 2005 में, ठीक है, एक भारत निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। अब आप लोग देख लीजिएगा, भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 2005 में प्रारंभ हुआ था और इसमें 6 घटक शामिल थे। कितने? 6 घटक शामिल थे। पहला कौन सा था? सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन कनेक्टिविटी, ठीक है, पेयजल और सड़क। ठीक है, ये 6 जो थे, 5 ही हुए ना अभी। और हाउसिंग मतलब आवास, अब हो गए ना 6। तो सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन कनेक्टिविटी, पेयजल, सड़क, आवास, ये 5-6 शामिल थे। स्वास्थ्य शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था? स्वास्थ्य शामिल नहीं था। तो 15वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है भैया, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आज बहुत ढूंढ के छाट के आप लोगों के लिए लाए हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा इनको। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा जो लोग भी अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। और लास्ट में बताना है आज कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? नरसिम्हन समिति, ठीक है, एडी गोरावाला समिति, गोई पोरिया समिति या फेरवानी समिति? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, जो नरसिम्हन समिति थी ये बैंकिंग क्षेत्र से थी। किससे? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित कौन सी थी? तो नरसिम्हन समिति थी। ठीक है, एडी गोरावाला समिति जो थी वो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना इसी की अनुशंसा पर हुई थी। और गोई पोरिया समिति जो थी वो ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित थी। किससे? ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित थी। और फेरवानी समिति जो थी वो किससे संबंधित थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो हुई थी वो फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। अब देखिएगा, जो एडी गोरावाली समिति थी इसी की सिफारिश पर पूर्व में क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर किसको? 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष था, बताइएगा। तो देखिएगा अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन था, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? कौन हो जाएगा? एच.सी. मुखर्जी। कौन? एच.सी. मुखर्जी जो थे वो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके थे? तो संघ समिति के अध्यक्ष थे। किसके? संघ समिति के। प्रारूप समिति के कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ ले कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 13, 14, 15, 16। ये जी प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 15। कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति संविधान से प्राप्त है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो बताइएगा सही आंसर 19वें प्रश्न का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 174 के अनुसार, किसके? अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र जो होता है उसको आहूत करने का, सत्रावसान करने का, ठीक है, और विघटन करने का, किसका? विघटन करने की शक्ति जो है वो राज्यपाल को प्राप्त है। किसको? राज्यपाल को प्राप्त है। तो 19वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। किस आर्टिकल के द्वारा? तो अनुच्छेद 174 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 20वां कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को हुआ था। तो देखिएगा, एक तो आपसे इसमें प्रश्न ये बन गया कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 31 अगस्त 2005 को, और किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था? तो बताइएगा इसका अध्यक्ष कौन था? तब तक मैं बता रहा हूँ कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब हुआ था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसी को पता हो तो बताइएगा। तो इसका हुआ था 5 जनवरी 1966। कब हुआ था? 5 जनवरी 1966 को। और 2005 में जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीरप्पा मोइली थे। कौन थे? बीरप्पा मोइली थे। ठीक है, तो 20वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि घरों में प्रयोग होने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड? तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, घरों में जो सोडा प्रयोग होता है उसका नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सी आंसर सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक बार। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, जो कि घरों में सोडे का प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, तो जो धावन सोडा है उसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम क्लोराइड किसको कहते हैं? तो साधारण नमक को कहते हैं। किसको? साधारण नमक को कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 21वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हीमोफीलिया रोग का कारण है विटामिन के की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से या विटामिन डी की कमी से?
तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो आप लोग बताइएगा विटामिन जो के है इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के। अब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। अब होता क्या है, देखो यकृत में हमारे एक पदार्थ होता है जिसका नाम क्या होता है, प्रोथ्रम्बिन। क्या नाम होता है, प्रोथ्रम्बिन। ठीक है, पदार्थ जो है वो निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, यकृत में प्रोथ्रम्बिन नामक जो पदार्थ होता है वो निर्माण में भाग लेता है। जैसे हमारी जब चोट लगती है तो रक्त का थक्का जमने के लिए इसको आवश्यक होता है। कौन आवश्यक होता है, तो प्रोथ्रम्बिन आवश्यक होता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, इसकी कमी हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, रक्त बहता रहता है और व्यक्ति का किसका शिकार हो जाता है, हीमोफीलिया का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो 22वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालू पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? चलिए आगे बताइएगा कि बालू पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा, सेमोफाइट्स, स्केलेरोफाइट्स, लिथोफाइट्स या ऑक्जिलोफाइट्स, बताइएगा। 23वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? देखिएगा, जो ऑक्जिलोफाइट्स होते हैं ये किससे संबंधित होते हैं? तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अम्लीय मृदा पर उगने वाले पौधे, अम्लीय मृदा पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ऑक्जिलोफाइट्स कहलाते हैं। लिथोफाइट्स क्या कहलाते हैं, बताइएगा, बताइएगा लिथोफाइट्स क्या कहलाते हैं? और जो स्केलेरोफाइट्स होते हैं ये क्या कहते हैं? तो जो काष्ठीय झाड़ीदार पौधे, झाड़ीदार पौधे वो क्या कहलाते हैं, स्केलेरोफाइट। और बालू पर उगने वाले पौधे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो सेमोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेमोफाइट्स कहलाते हैं। 23वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर नाइट्रेट, बताइएगा। देखिएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो हम लोग जो फोटोक्रेमिक्स कांच बनाते हैं ना, किसमें, फोटोक्रेमिक कांच में। और जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। किसका, फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड जो होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट बताइएगा क्या होता है, ये आपसे एक प्रश्न है मेरा, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है, बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखिएगा यहाँ तक है, ये देखो ये देश है, ये राजधानी है। क्यूबा की राजधानी हवाना, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, बहरीन की राजधानी मनामा, नामीबिया की राजधानी नैरोबी। तो बताइएगा निम्न में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? तो सही कौन सा सुमेलित नहीं है, डी। कौन सा सुमेलित नहीं है, डी नहीं सुमेलित है। देखिएगा नामीबिया की राजधानी क्या होती है, विंडहॉक होती है। क्या है नामीबिया की राजधानी, विंडहॉक है। और नैरोबी किसकी राजधानी है, तो केन्या की है। किसकी है, केन्या की राजधानी है। तो 25वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिएगा निम्न में से किस देश की मुद्रा दीनार नहीं है? इराक, बहरीन, कुवैत और ईरान, बताइएगा। एक बार आप लोग ये बताइएगा प्रश्न वगैरह आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। आज के प्रश्न मैंने बहुत ढूंढे हैं, काफ़ी मेहनत की है। इसके बाद मैंने सोचा है कि आपको किस तरीके के प्रश्न वहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
हिसाब से एक थोड़ा चीज़ें सेट की हैं। आप लोग इसकी जब PDF मिल जाए तो इसको थोड़ा ढंग से एक बार रिवाइज करना या वीडियो देख लेना, आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो बताइएगा 26वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो भैया देखिएगा, ईरान, किसका? ईरान। देखिएगा हुआ क्या, ईरान की पहले तो राजधानी बता दीजिएगा। तो राजधानी क्या है ईरान की? तेहरान है। ठीक है। ईरान की पहली मुद्रा जो थी वो क्या थी? पहले मुद्रा थी रियाल। क्या मुद्रा का नाम था? रियाल। कब? 2020 तक, ध्यान रखिएगा 2020 तक ईरान की मुद्रा का नाम रियाल था, लेकिन 2020 के बाद में इन्होंने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर अब क्या रख दिया है? तोमान रख दिया है। क्या नाम रख दिया है? तोमान। बाकी इराक, बहरीन, कुवैत, इनकी मुद्रा का नाम दीनार है, लेकिन ईरान की मुद्रा जो है वो तोमान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 26वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला है, छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? बताइएगा। सही आंसर 27वें प्रश्न का क्या होना चाहिए कि छपेली जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 27वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? देखिएगा, कर्नाटक जो है, कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान है। क्या है? यक्षगान है। हिमाचल प्रदेश का क्या है? तो हिमाचल प्रदेश का छपेली है। महाराष्ट्र का क्या है? तो महाराष्ट्र का लावणी है। कौन सा है? लावणी है। और राजस्थान का कौन सा है? तो राजस्थान का गणगौर है। कौन सा है? गणगौर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का छपेली किसका है? तो हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी रचना जो है वो कालिदास की नहीं है? कुमार संभवम, ऋतु संहार, कादम्बरी या मेघदूत? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि कालिदास की रचना कौन सी नहीं है। अच्छा, जिसकी रचना है उसका नाम भी लिखिएगा, किसी ना किसी ने तो की होगी ना, और पढ़ाया भी है मैंने। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। बाकी ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री, आचार्य विनोबा भावे या जाकिर हुसैन? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? 29वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। देखिएगा अच्छा लेवल है प्रश्नों का। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जो थे, इनको 1966 में सबसे पहले मरणोपरांत क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। अच्छा, सबसे पहले कब दिया गया था? तो 1954 में। किसको किसको? राधा कृष्णन को। किसको? राधा कृष्णन को, सीराज गोपालाचारी को, ठीक है, और किसको? वेंकट रमन को। ठीक है, वेंकट रमन को, मतलब चंद्रशेखर वेंकट रमन को। ठीक है, तो 1954 में इन 3 लोगों को दिया गया था, लेकिन मरणोपरांत पूछे तो लाल बहादुर शास्त्री को। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक भारत को क्षय रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक भारत को क्षय रोग मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कब तक रखा गया है? वर्ष 2025 तक। कब तक? वर्ष 2025 तक जो है वो टीबी मुक्त भारत होगा। कैसा होगा? टीबी मुक्त भारत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमने यही 30 प्रश्न ले पाए थे। ठीक है, लेकिन आप लोग बताइएगा कि 30 में से आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं और लेवल कैसा था प्रश्नों का। ठीक है, क्या पेट एग्जाम की जैसे आप लोगों की जो तैयारी चल रही है उसमें कैसा लेवल था, कितने प्रश्न ठीक हुए हैं आप लोगों के, ये आप लोग बताइएगा एक बार। बाकी देखिए, सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो खत्म हो जाने के बाद में भैया निवेदन है एक कमेंट भी जरूर करिएगा। बाकी मैं आज कोशिश करता हूँ कि रात के 10 बजे वाली क्लास आप लोगों की बना दूँ। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं रात के 10 बजे मैथ्स वाली क्लास में। तो सभी लोग भैया जुड़ना ना भूलिएगा,
मेहनत करिएगा, अच्छे से ग्राफ वगैरह पढ़ते रहिएगा, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इनकी PDF वगैरह पढ़ के अच्छे से पढ़िएगा। आप लोगों को देखना 80% पेपर जो है आप लोगों को यहाँ से फंसेगा। मैं 100% की बात नहीं करता, लेकिन हाँ 80% पेपर ज़रूर फंसेगा। आप लोग देख लेना, बाद में आप लोग बताइएगा कि आपको इस चैनल से फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी मिलते हैं, कोशिश करते हैं पूरी रात के 10 बजे आप लोगों से। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। जय हिंद।